Hello everyone, I hope you all are doing really well. So our today's topic is about phases of cell cycle. ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था अबाउट द बेसिक्स, पूरे चैप्टर के बेसिक्स देखे थे। सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। ठीक है, तो इस क्लास में अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। दो टाइप की डिविजन मैंने तुमको बताए थे कि जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, वो दो टाइप का हो सकता है, या तो वो माइटोसिस होगा या तो वो मियोसिस होगा। मेजोरिटी ऑफ द बॉडी में, अपनी बॉडी में सब जगह माइटोसिस होगा एक्सेप्ट फॉर द गैमेट्स, वहां पे मियोसिस होगा। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो इस पूरी सेल साइकिल को समझने के लिए तुम ऐसा समझो कि जैसे किसी घर में शादी होती है, जैसे ये एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था। किसी घर में शादी होती है, ठीक है, तो शादी के फंक्शंस जो होते हैं वो 2-3 दिन में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बट वो जो 2-3 दिन के फंक्शंस के पीछे की 1-2 महीने की जो तैयारी होती है, ठीक है, तो वो होती है अपनी इंटरफेस। ठीक है, दो टाइप की फेजेस होंगे इसमें। एक होता है इंटरफेस, जिसको तुम प्रिपरेटरी फेज बोलोगे, मतलब सेल जो है यहाँ पे अपनी तैयारी करेगा डिवीजन के लिए। और दूसरा फेज होता है एम फेज। एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस फेज। अपन माइटोसिस पढ़ रहे हैं पहले, तो माइटोसिस फेज होगा, और अगर मियोसिस पढ़ेंगे तो मियोटिक फेज होगा। ठीक है, तो इंटरफेज जो होता है वो मैंने तुमको बताया कि एक प्रिपरेटरी स्टेज होता है। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज होगा। ठीक है, तो सेल जो होता है, मैंने तुमको बताया कि शादी के पहले की तैयारियां, ठीक है, तो वो कितना लंबा टाइम लेती है। तो कभी कोई भी सेल, जब सेल उसको डिवाइड करना है, तो वो इंटरफेज में वो तैयारी करने में बहुत टाइम लगाता है। तो अपना 90% ऑफ द टाइम जो होता है वो सिर्फ तैयारी के लिए लगाता है, और जो 10% का पार्ट होता है, 10% का टाइम होता है, उसमें वो एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इंटरफेज जो होता है उसके अंदर 3 मेन फेजेस आती है। ठीक है, वो 3 मेन फेज होती है G1, S और G2। ठीक है, माइटोटिक फेज जो है इसको अपन M फेज बोलते हैं। ठीक है, तो तुम ऐसे याद रखोगे G1, S, G2, M। और ये सीक्वेंस तुमको याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सेल है वो इस G1 फेज से स्टार्ट करेगा, G1 से वो आएगा S फेज में, G1S, उसके बाद आएगा G2 फेज, और उसके बाद आएगा उसका एक्चुअल डिवीजन वाला फेज। ठीक है, तो ये जो 3 फेज हुए G1, S और G2, देखो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है ये इन्हीं 3 फेजेस ने कवर कर रखा है। तो ये आते हैं इंटरफेस के अंदर। ठीक है, कोई भी अपनी नॉर्मल बॉडी के अंदर जो सेल होता है, तो एक सेल साइकिल होती है, तो दैट इज अराउंड 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर वो एक बार डिवाइड करके अपनी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग सेल्स की अलग अलग सेल साइकिल का टाइम होता है। जैसे यीस्ट है, यीस्ट का सेल साइकिल का टाइम इज ओनली 90 मिनट्स। ठीक है, तो वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये G1, S, G2 फेज को डिटेल के अंदर। ठीक है, मतलब G1 के अंदर क्या हो रहा है, S फेज के अंदर क्या हो रहा है, G2 फेज के क्या अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इन G1, S, G2 फेजेस से पहले एक फेज आती है, दैट इज G0 फेज। ठीक है, अब ये G0 फेज का इंपॉर्टेंस क्या है, इसको क्वाइटसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, क्वाइटसेंट स्टेज का मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कभी डिवाइड ही नहीं करते। ठीक है, जैसे कि अपने न्यूरॉन्स जो बर्थ पे अपने बॉडी में प्रेजेंट है, वो कभी आगे डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, वो डिवाइड क्यों नहीं कर रहे, तो मतलब ये अगर कोई भी सेल एक बार G1 फेज के अंदर एंटर कर गया, कोई भी सेल साइकिल है, कोई भी सेल को डिवाइड करना है, तो वो G1 फेज से स्टार्ट करेगा। वो अगर G1 फेज के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, तो वो उसको पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बट अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो सेल साइकिल के अंदर एंटर ही नहीं हुआ है, सेल साइकिल से एग्जिट हो रखा है। ठीक है, तो सम सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी डू नॉट डिवाइड, एग्जांपल हो गए न्यूरॉन्स और हार्ट सेल्स। ठीक है, तो ये सेल्स क्या करते हैं कि जो ये लास्ट फोटो में देखते हैं, जो G1, S, G2 फेज था, ये जो पूरा डायग्राम था, इसके बाहर एक G0 फेज होता है। ठीक है, तो सेल क्या करेगा, G0 फेज में एंटर करके वहां पे बैठ जाएगा, क्वाइटसेंट स्टेज है, वापस से सेल साइकिल के अंदर एंटर ही नहीं करेगा। ठीक है, तो G0 फेज को क्वाइटसेंट स्टेज भी बोलते हैं। उसके एग्जांपल होते हैं न्यूरॉन्स और अपने हार्ट के सेल्स। ठीक है, अब ये सेल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि ये सेल्स मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है, बट सिर्फ डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिकली हमेशा एक्टिव होंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। सम सेल्स, अब ये तो वो वाले सेल्स हो गए जो कभी डिवाइड ही नहीं करते। थोड़े सेल्स ऐसे होते हैं जो डैमेज हो चुके हैं, जिनका डीएनए डैमेज हो चुका है, ठीक है, जो इंजर्ड है, तो वो वाले सेल्स क्या करते हैं कि सेल साइकिल को एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो डैमेज में सेल साइकिल चलेगी नहीं अच्छे से।
तो वो लोग G1 फेज से एग्जिट ले लेते हैं और G0 फेज में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, G0 फेज में एंटर करके वो लोग रिपेयर करेंगे, उनका डीएनए रिपेयर होगा, सेल रिपेयर होगा, और वंस एक बार वो लोग वापस से ठीक हो चुके हैं तब वापस से G1 फेज में एंटर करके पूरी सेल साइकिल को चला देंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको G0 फेज के ऊपर कि क्वाइटसेंट फेज कौन सी होती है, ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो आई होप कि अभी क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड फेज आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट G1 फेज। ठीक है, G1 फेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल है वो अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाएगा। सेल ऑर्गेनल्स जो है, मैंने तुमको समझाया था कि अगर डिवाइड करना है, डॉटर सेल के अंदर भेजना है, तो उसको सेल ऑर्गेनल्स भी रेप्लिकेट करने पड़ेंगे, उसको रिप्लिकेशन करेगा। तो ये फेज में क्या होता है, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट फेज होता है इंटरफेज का। ठीक है, इंटरफेज छोड़ो, पूरी सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज ही G1 फेज होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट फेज है सेल साइकिल का, फर्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। और तुमने देखा होगा वो डायग्राम में कि G1 फेज जो था वो इस साइड उसके S फेज था और इस साइड उसके M फेज था। तो ये किसके किसके बीच में होता है, M फेज और S फेज के बीच में होता है। ठीक है, G1 फेज के अंदर मेन इवेंट्स क्या होगी, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ेगा तो सिमिलरली सेल का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, सिंथेसिस करेगा आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम्स का। ठीक है, जो इसको मेटाबॉलिकली एक्टिव रखेंगे। सेल जो है अपनी पूरी सेल साइकिल में G1 फेज में मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम जो है उसका नंबर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि G1 फेज जो होता है उसको तुम रिस्ट्रिक्शन या डिसीजन मेकिंग पॉइंट भी बोलते हो। मतलब होता क्या है कि अगर सेल है, अगर हेल्दी है, G1 फेज में आया, सेल का एग्जामिनेशन हुआ अच्छे से, और सेल अगर हेल्दी है तो ही वो आगे की फेजेस में जा सकता है। मतलब G1 से S में जाएगा, S से G2 में जाएगा, G2 से M में आएगा और डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो वो S में जाएगा। और अगर वो डैमेज्ड है, जैसा कि अपने ने G0 फेज में पढ़ा कि अगर कोई भी सेल डैमेज्ड है या इंजर्ड है तो वो G0 में चला जाएगा, तो वो G0 फेज में चला जाएगा, अपना रिपेयरिंग करेगा, और फिर एक बार वो हील हो चुका है तो वो फिर वापस से G1 फेज में एंटर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज इज S फेज। ठीक है, S फेज को तुम सिंथेसिस फेज भी बोलते हो। ठीक है, इसको सिंथेसिस फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा डीएनए जो है उसका सिंथेसिस होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो होगा क्या, एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलेंगे। सेकेंड फेज होती है सेल साइकिल की, पहली कौन सी थी, G1। ठीक है, ये किसके किसके बीच में आएगी, अपने ने देखा था G1S G2M, तो G1 और G2 के बीच में ऐसा ही है, तो ये आती है बिटवीन G1 एंड G2। ठीक है, इसमें मेन इवेंट्स क्या होंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो, मैंने तुमको बताया था कि ह्यूमन सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, ह्यूमन न्यूक्लियस होता है, उसमें अराउंड 2 मीटर्स का डीएनए होगा। ठीक है, अब ये सेल तैयारी कर रहा है कि उसको डिवाइड करना है, एक सेल से 2 सेल बनने। तो अगर वो 2 मीटर का डीएनए सिर्फ डिवाइड कर जाएगा तो सिर्फ डॉटर सेल्स में 1 मीटर का ही डीएनए जा पाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा, 2 मीटर का डीएनए है, उतना का उतना 2 मीटर का डीएनए वापस से बन जाएगा और फिर डिवाइड हो जाएगा। तो 4 मीटर का डीएनए को जब तुम स्प्लिट करोगे तो डॉटर सेल्स में, दोनों सेल्स में 2-2 मीटर चला जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल होता है, बट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुमको समझाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो अब सपोज करो कि ये एक सेल है। ठीक है, ये एक पेरेंट सेल है। ठीक है, ये एक पेरेंट सेल है। तो अब इसके अंदर क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम की ये एक जो है, ये एक क्रोमैटिड हुई, और ये जो है ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड हुई। ठीक है, तो नॉर्मली जो सेल है उसके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमैटिड प्रेजेंट है। ठीक है, अभी इसके पास एक ही क्रोमैटिड प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज करो कि ये सेल के अंदर 2C डीएनए का कंटेंट है, एग्जांपल के लिए ले रखा है, कुछ भी तुम ले सकते हो। ठीक है, 2C कंटेंट है डीएनए का। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1, 2, 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 है, और एक ही क्रोमैटिड है, मतलब इनकी सिस्टर क्रोमैटिड अभी तक है नहीं, तो टोटल क्रोमैटिड का नंबर 4 है। ठीक है, अब ये जो सेल है वो सिंथेसिस फेज में, सिंथेसिस फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे 2 मीटर का डीएनए था तो 4 मीटर का डीएनए बन जाएगा, वैसा का वैसा। तो होगा क्या कि ये जो एक क्रोमैटिड थी वो रेप्लिकेट करी और उसने उसी के जैसी एक और क्रोमैटिड बना दी। ठीक है, जिसको अपन ने सिस्टर क्रोमैटिड बोला। ये जो होती है ये दूसरी वाली, उसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलता है। तो देखो,
एक क्रोमेटिड तो थी, अब दूसरी क्रोमेटिड बन गई सिस्टर, इसकी भी सिस्टर बन गई, इसकी भी सिस्टर बन गई और इसकी भी सिस्टर बन गई। तो इससे हुआ क्या, क्रोमोसोम का नंबर तो कितना है अभी भी, 1 2 3 और 4। क्रोमोसोम का नंबर अगर कभी भी गिनना है तो तुमका नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स गिन लो। यहाँ पे कितने सेंट्रोमियर्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहे, 1 2 3 और 4। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर तो 4 रहा, पर डीएनए का कंटेंट देखो, यहाँ पे था 2C बट यहाँ पे हो गया 4C, ठीक है। तो डीएनए कैसा हो गया, डबल हो गया। क्रोमेटिड का नंबर देखो, यहाँ पे था 4 और यहाँ पे हो गया 8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिस्टर क्रोमेटिड नहीं थी, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड का नंबर था 0 और यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड हो गई 4, ठीक है। तो इस तरह से जब भी कोई भी सेल सिंथेसिस फेज में जाएगा तब उसका डीएनए का नंबर तो डबल हो जाएगा, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, 2C से 4C हो गया, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। और क्या होता है एस फेज में, एक तो अपना क्रोमोसोम डीएनए का नंबर डबल होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, और उसके साथ साथ ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या था, मैंने तुमको कौन सा वीडियो, क्रोमोसोम वाला वीडियो पढ़ा रहा था तब मैंने समझाया था, बट मैं वापस से समझा देता हूं। सपोज करो कि जब सेल, अभी तो ये क्रोमोसोम वाले फॉर्म में है, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल को पता है कि उसको डिवाइड करना है, बट जब भी सेल को डिवाइड नहीं करना होता, उसको पता है मुझे अब डिवाइड नहीं करना, तो वो जो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, वो ऐसे ही पड़ा होता है, बहुत ज्यादा अनटैंगल्ड होता है, ठीक है। तो अब जब डीएनए को डिवाइड, मतलब जब सेल को डिवाइड करना है, तब वो जो डीएनए है उसकी कॉइलिंग होती है। तो सपोज करो ये एक बॉल है, मेरा हाथ जो है बॉल है, और उसके आसपास में एक रस्सी लपेट देता हूं, तो क्या होगा, डीएनए जो हो जाएगा वो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड हो जाएगा। तो ये जो बॉल है वो बॉल और कुछ भी नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन की बॉल है। तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एनिमल सेल में होगा, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स का डेवलपमेंट होगा। सेंट्रियोल्स क्या है, अपन आगे पढ़ेंगे, टीलोफेज और एनाफेज जब पढ़ेंगे तब सेंट्रियोल्स की बात बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा होता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा कि तुमको पूछेंगे एग्जांपल देके कि सपोज करो एक सेल था जिसके पास G1 फेज के अंदर 20 ग्राम्स ऑफ डीएनए था, ठीक है। तो उसके एस और सपोज करो एग्जांपल 20 ग्राम्स ऑफ डीएनए था और उसके पास 10 क्रोमोसोम्स थे। तो जब एस फेज खत्म होगा तब उसके पास कितना डीएनए होगा, कुछ भी नहीं करना, डीएनए का अमाउंट जो है उसको डबल कर दो, 20 ग्राम्स था तो 40 ग्राम्स हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम का नंबर तभी भी 10 था, अभी भी 10 ही रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर एस फेज में कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज अपन देखते हैं G2 फेज, ठीक है। तो अब G2 फेज जो है वो थर्ड स्टेज हो गई, ठीक है, थर्ड स्टेज हो गई इंटरफेस की। किसके बीच में आएगा, G1F G2M। तो G2 किसके बीच में आ रहा है, S के और M के, तो S और M फेज के बीच में आता है। इसमें मेन इवेंट्स क्या होंगे कि सेल का फर्दर ग्रोथ होगा, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो बनेगा ज्यादा, सेल का साइज इंक्रीज होगा क्योंकि साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो पूरे G2 फेज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर्स होते क्या है, अपन पढ़ेंगे कि जब सेंट्रियोल्स जो है वो दो एक्सट्रीम पोल्स पे चले जाते हैं, तो उन ये सेंट्रियोल्स के अंदर से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे जाके अटैच्ड होते हैं और उसको खींच के डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स बनते कहां पे है, G2 फेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम से सेल ऑर्गेनल्स का अमाउंट जो है, नंबर है, वो बढ़ेगा, ठीक है। और सेल जो है अपने आप को पूरी, मतलब सारी जो सेल की तैयारी है, इंटरफेज में कर क्या रहा था, शादी के लिए तैयारी, तो जितनी भी तैयारी है वो G2 फेज तक आके खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन रहेगा, तो उसके पहले की जितनी भी तैयारी है वो G2 फेज में खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब G2 पॉइंट पे भी एक चेक पॉइंट आएगा, ठीक है, G2 पे भी एक चेक पॉइंट आएगा। वो चेक पॉइंट क्या है कि अगर सब कुछ करेक्ट है, मतलब सेल अगर रेडी है डिवाइड करने के लिए, तो उसको एन फेज में भेज दिया जाएगा, ठीक है। एन फेज में जहां पे उसका कैरियोकाइनेसिस होगा और उसका साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है।
और अगर सेल में कोई भी डैमेज मिला है या कुछ भी सेल डैमेज हो चुका है, कोई भी रीजन से न्यूक्लियस डैमेज हो चुका है, तो अगर उसको डैमेज हो चुका है तो उसको सेल रिपेयरिंग के लिए भेज दिया जाएगा। सेल रिपेयरिंग कहां पे होती है? G0 फेज में। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट होता है G2 पॉइंट का। एक डायग्राम से पूरी साइकिल को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है G1 फेज। ये रहा G1 फेज। कोई भी सेल है वो अगर उसकी सेल डिवीजन की जर्नी को स्टार्ट करेगा तो वो G1 फेज से करेगा। G1 फेज से सेल जो था वो एंटर किया। G1 फेज का मैंने मेन बातें तुमको क्या बताई थी? साइटोप्लाज्म का नंबर बढ़ेगा, सेल ऑर्गेनल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? सेल्यूलर कंटेंट इंक्लूडिंग क्रोमोसोम्स और ये सब यहाँ पे बनेंगे। अब अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो वो यहां से सेल साइकिल से एग्जिट ले लेगा और G0 पॉइंट में चले जाएगा, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कहां पे होता है G0 फेज का? कौन सी सेल्स में होता है? न्यूरॉन्स में होता है और अपने हार्ट सेल्स में होगा। ठीक है, G1 फेज के बाद आएगा S फेज। ठीक है, S फेज की मेन बात क्या थी कि डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। इसको सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। उसके बाद जो है वो सेल चलता है G2 में। G2 में जाएगा। G2 में क्या होगा? डबल चेक होगा कि सब कुछ ठीक तो है, सेल की सारी तैयारियां तो ठीक है, सेल डैमेज तो नहीं हुआ है। अगर डैमेज होगा तो उसको वापस से G0 फेज में भेज दिया जाएगा। और अगर यहां तक सब कुछ ठीक है तो वो माइटोसिस वाले फेज में चला जाएगा। माइटोसिस वाले फेज में क्या हुआ? एक सेल का दो सेल बन गया। यहां से एक सेल चला था, यहाँ पे एक सेल चल रहा था, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। माइटोसिस में उसका एक्चुअल डिवीजन हो गया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो गया और एक सेल से दो सेल बन गए। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है इंटरफेज की। अब ये जो इंटरफेज की प्रोसेस है, ठीक है, वो भले वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, मतलब ये जो है ये वाला एम फेज है जहां पे एक्चुअल डिवीजन होगा सेल का। अब ये जो एम फेज है वो माइटोटिक फेज भी हो सकता है, वो मियोटिक फेज भी हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो, बट ये जो तीन प्रोसेस थी, मतलब ये जो पूरा इंटरफेस था, ये इंटरफेस जो होता है वो माइटोसिस में भी सेम रहता है और मियोसिस में भी सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे कि माइटोटिक फेजेस क्या होते हैं। मतलब ये एम फेज है, एम फेज के अंदर भी बहुत सारे फेज होते हैं। मतलब क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होंगे, स्पिंडल फाइबर उससे अटैच्ड होगा, फिर उसको खींच लेगा। मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन कैसे हो रहा है वो आएगा पूरा माइटोटिक फेज में। उसके बाद अपन मियोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप तुमको ये इंटरफेस वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।